ब्लैक होल के क्षेत्र का नॉन डिक्रीजिंग बिहेवियर एंट्रोपी नामक फिजिकल क्वांटिटी के व्यवहार की बहुत याद दिलाता है, जो किसी सिस्टम के विकार की डिग्री को मापता है। यह सामान्य अनुभव की बात है कि यदि चीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो अव्यवस्था बढ़ेगी। इसे देखने के लिए किसी को भी घर को बिना मरम्मत के छोड़ना पड़ता है। कोई अव्यवस्था से व्यवस्था बना सकता है। उदाहरण के लिए कोई घर को रंग सकता है, हालांकि इसके लिए ऊर्जा व्यय की आवश्यकता होती है और इसलिए उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। इस विचार के सटीक कथन को ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी समय के साथ कभी कम नहीं होती है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। इसके अलावा जब दो सिस्टम एक साथ जुड़ती है तो संयुक्त सिस्टम की एंट्रोपी व्यक्तिगत सिस्टम की एंट्रोपी के सम से अधिक होती है। उदाहरण के लिए एक बॉक्स में गैस अणुओं की एक सिस्टम पर विचार करें। अणुओं को छोटे बिलियर्ड गेंदों के रूप में सोचा जा सकता है जो लगातार एक दूसरे से टकराते हैं और बॉक्स की दीवारों से उछलते हैं। मान लीजिए कि प्रारंभ में सभी अणु एक विभाजन द्वारा बॉक्स के बाईं ओर तक सीमित है। यदि विभाजन हटा दिया जाता है तो अणु फैलने लगेंगे और बॉक्स के दोनों हिस्सों पर कब्जा कर लेंगे। बाद में किसी समय संयोग से वे सभी दाएं आधे हिस्से में हो सकते हैं या सभी बाएं आधे हिस्से में वापस आ सकते हैं। हालांकि इसकी अत्यधिक संभावना है कि दोनों हिस्सों में लगभग बराबर संख्याएं होंगी। ऐसी अवस्था मूल अवस्था की तुलना में कम व्यवस्थित या अधिक अव्यवस्थित होती है, जिसमें सभी अणु एक आधे में थे। इसलिए कोई कहता है कि गैस की एंट्रोपी बढ़ गई है। इसी तरह मान लीजिए कि एक दो बक्से से शुरू होता है। एक में ऑक्सीजन अणु होते हैं और दूसरे में नाइट्रोजन अणु होते हैं। यदि कोई बक्सों को एक साथ जोड़ देता है और बीच की दीवार को हटा देता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु मिश्रित होने लगेंगे। बाद के समय में सबसे संभावित स्थिति यह होगी कि दोनों बक्सों में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं का एक समान मिश्रण होगा। यह अवस्था कम व्यवस्थित होगी और इसलिए इसमें दो अलग अलग बक्सों की प्रारंभिक अवस्था की तुलना में अधिक एंट्रोपी होगी। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम की स्थिति विज्ञान के अन्य नियमों से भिन्न है। उदाहरण के लिए अन्य नियम जैसे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पूर्ण नियम है, यानी वे हमेशा लागू रहते हैं। दूसरी ओर दूसरा कानून एक स्टैटिस्टिकल लॉ है, यानी कि यह हमेशा अधिकांश मामलों में लागू नहीं होता है। हमारे बॉक्स के सभी गैस अणुओं के बाद के समय में बॉक्स के आधे हिस्से में पाए जाने की संभावना कई लाख से 1 करोड़ है, लेकिन ऐसा हो सकता है। हालांकि यदि किसी के आसपास ब्लैक होल है तो दूसरे नियम का उल्लंघन करने का एक आसान तरीका प्रतीत होता है। बस बहुत अधिक एंट्रोपी वाले कुछ पदार्थ जैसे गैस का एक बॉक्स को ब्लैक होल के नीचे फेंक दें। ब्लैक होल के बाहर पदार्थ की कुल एंट्रोपी कम हो जाएगी। बेशक कोई अभी भी कह सकता है कि ब्लैक होल के अंदर की एंट्रोपी सहित कुल एंट्रोपी कम नहीं हुई है, लेकिन चूंकि ब्लैक होल के अंदर देखने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम यह नहीं देख सकते कि इसके अंदर के पदार्थ में कितनी एंट्रोपी है। इसलिए यह अच्छा होगा यदि ब्लैक होल की कोई विशेषता होती जिसके द्वारा ब्लैक होल के बाहर के ऑब्जर्वर्स इसकी एंट्रोपी बता सकते थे। जब भी एंट्रोपी ले जाने वाला पदार्थ ब्लैक होल में गिरे तो इसमें वृद्धि होनी चाहिए। मेरी खोज के बाद कि जब भी कोई पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो इवेंट होराइजन का क्षेत्र बढ़ जाता है। प्रिंसटन में जैकब बेकिनस्टीन नामक एक शोध छात्र ने सुझाव दिया कि इवेंट होराइजन का क्षेत्र ब्लैक होल की एंट्रोपी का एक माप था। जैसे ही एंट्रोपी ले जाने वाला पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, इवेंट होराइजन का क्षेत्र ऊपर चला जाता है, जिससे कि ब्लैक होल के बाहर पदार्थ की एंट्रोपी और होराइजन के क्षेत्र का योग कभी भी नीचे नहीं जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुझाव अधिकांश स्थितियों में ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का उल्लंघन होने से रोकता है। हालांकि एक घातक दोष था, यदि ब्लैक होल में एंट्रोपी है तो उसका तापमान भी होना चाहिए, लेकिन शून्यतर तापमान वाले शरीर को एक निश्चित दर पर विकिरण उत्सर्जित करना चाहिए। यह सामान्य अनुभव की बात है कि यदि कोई पोकर को आग में गर्म करता है तो वह लाल होकर चमकता है
और विकिरण उत्सर्जित करता है। हालांकि कम तापमान पर भी शरीर विकिरण उत्सर्जित करते हैं। आमतौर पर कोई इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि इसकी मात्रा काफी कम होती है। दूसरे नियम के उल्लंघन को रोकने के लिए यह विकिरण आवश्यक है। इसलिए ब्लैक होल को विकिरण उत्सर्जित करना चाहिए, लेकिन उनकी परिभाषा के अनुसार ब्लैक होल ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे कुछ भी उत्सर्जित नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्लैक होल के इवेंट हाइराइजन के क्षेत्र को इसकी एंट्रोपी नहीं माना जा सकता है। दरअसल 1972 में मैंने ब्रैंडन कार्टर और एक अमेरिकी सहयोगी जिम वार्डन के साथ इस विषय पर एक पेपर लिखा था। हमने बताया कि हालांकि एंट्रोपी और इवेंट हाइराइजन के क्षेत्र के बीच कई समानताएं थी, फिर भी यह स्पष्ट रूप से घातक कठिनाई थी। मुझे स्वीकार करना होगा कि इस पेपर को लिखने में मैं आंशिक रूप से बैकिनस्टीन से चीज से प्रेरित था, क्योंकि मुझे लगा कि उसने इवेंट हाइराइजन के क्षेत्र में वृद्धि की मेरी खोज का दुरुपयोग किया था। हालांकि अंत में यह पता चला कि वह मूल रूप से सही था, हालांकि उस तरीके से जिसकी उसे निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी।